अमेरिका के वीराने में एक दिन अचानक हलचल मच गई। 1981 में भारत से एक रहस्यमयी गुरु वहां पहुंचे, रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानने लगी। उनका प्रभाव इतना तेज था कि चंद ही महीनों में उन्होंने ओरेगन के एक उजाड़ इलाके में 66,000 एकड़ जमीन पर एक पूरा शहर बसा दिया। नाम रखा गया रजनीशपुरम। यह एक साधारण समुदाय नहीं था, यह एक प्रयोग था, एक नई दुनिया की परिकल्पना, जिसमें अपनी सड़कें थीं, अपनी पुलिस थी, यहां तक कि अपनी सरकार का ख्वाब भी बुना गया था। शहर की सड़कों पर रोल्स रॉयस की कतारें लगती थीं, 90 से भी ज्यादा कारें, जो ओशो के अनुयायियों ने उन्हें भेंट की थीं। किसी ने पूछा कि यह साधु इतना ऐश्वर्य में क्यों है, तो एक भक्त मुस्कुराकर बोला, सादगी में भी शान हो सकती है। दुनिया भर से लोग उनके प्रवचनों की ओर खींचे चले आए। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर कोने से लोग आए, आत्मा की शांति की खोज में। लेकिन शांति की इस सतह के नीचे एक ऐसा तूफान छिपा था जो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े घरेलू जैविक हमले में तब्दील हो गया। 1984 में ओरेगन के एक कस्बे में अचानक सैकड़ों लोग बीमार पड़ने लगे। जब जांच हुई तो पता चला कि यह हमला जानबूझकर किया गया था और इसकी साजिश रजनीशपुरम के भीतर रची गई थी। FBI ने जब तहकीकात की तो परत दर परत राज खुलने लगे। इस पूरे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी मां आनंद शीला, ओशो की सबसे करीबी, उनकी प्रवक्ता और कम्यून की असली संचालिका। शीला ने जब यह स्वीकार किया कि उसने यह सब किया तो अमेरिका दंग रह गया। उसने कहा, मुझे अफसोस नहीं है। और यही वह पल था जब रजनीशपुरम का पतन शुरू हो गया। ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा, कम्यून बिखर गया, लोग लौटने लगे और वह पूरा साम्राज्य इतिहास बन गया। लेकिन आज भी रजनीशपुरम एक रहस्य की तरह लोगों के जहन में जिंदा है। कोई उसे जागृति का प्रयोग मानता है, कोई एक खतरनाक कल्ट। ओशो सिर्फ धर्म की बातें नहीं करते थे, वह वहां बोलते थे जहां सभ्य समाज अक्सर खामोश हो जाता है। उन्होंने राजनीति, सेक्स, पाखंड और सामाजिक परंपराओं पर खुलकर बात की। उनका अंदाज इतना बेबाक था कि कोई उन्हें पूजने लगा, कोई नफरत करने लगा। 1966 में उन्होंने विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ी और कहा कि अब वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक आंदोलन है। मां योग लक्ष्मी और प्रेम निवाण जैसे लोगों ने उनके मिशन को आकार देना शुरू किया, एक भारत में, दूसरी विदेशों में। पुणे में 1974 में जो आश्रम बना वह ध्यान का केंद्र भर नहीं था, वह जीवन का एक नया दर्शन था। वहां आर्ट, संगीत, थेरेपी, सब कुछ था जिसका मकसद सिर्फ एक था, खुद को जानना। ओशो ने कहा, मैं कोई धर्म नहीं देने आया हूं, मैं तुम्हें खुद से मिलवाने आया हूं। उन्होंने सेक्स पर खुलकर बोला, उसे रिप्रेशन से मुक्त जीवन का हिस्सा बताया और कहा कि जागरूकता के साथ जिया गया सेक्स भी ध्यान बन सकता है। भारत में धीरे धीरे ओशो का विरोध बढ़ने लगा। जब उनकी किताब संभोग से समाधि की ओर आई तो हंगामा मच गया। सरकारें सतर्क हो गईं, टैक्स नोटिस, कानूनी कार्रवाइयां और सामाजिक आलोचना इतनी बढ़ गई कि ओशो ने भारत छोड़ने का फैसला किया, अमेरिका की ओर रुख किया, एक ऐसी जमीन जहां शायद वो आजादी पा सकते थे, जो भारत में मुमकिन नहीं रही थी। अमेरिका में उन्होंने ओरेगन में रजनीशपुरम बसाया। उनके अनुयायी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट सभी वहां आकर बसने लगे। यहां कोई जात पात नहीं था, कोई धर्म की दीवार नहीं थी, सब कुछ सामूहिक सेवा और ध्यान के नाम पर हो रहा था। सुपरस्टार विनोद खन्ना भी वहां आकर माली बन गए थे। रनवे वाला एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, रजनीशपुरम हर मायने में एक पूरा शहर था। लेकिन जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ी, अमेरिकी सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी। ओशो अब सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं रहे थे, उनके पास 90 रोल्स रॉयस कारें थीं, महंगी घड़ियों का कलेक्शन था। उनके अनुयायी उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन इस भव्यता के पीछे अमेरिका को एक और जॉन्सटाउन की आशंका सताने लगी थी। जॉन्सटाउन, जहां 1978 में एक और कल्ट लीडर जिम जोन्स ने 918 लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार को डर था कि रजनीशपुरम भी कहीं वैसा न बन जाए। ओशो ने 1981 से 1984 तक मौन साध लिया। वह बोले नहीं, सिर्फ मौन में रहे। कम्यून की कमान अब पूरी तरह मां आनंद शीला के हाथ में थी। शीला के नेतृत्व में चीजें धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जाने लगीं। फर्जी शादियों का एक रैकेट चला, जिससे विदेशी शिष्यों को अमेरिका में स्थायी निवास दिलाया गया। हथियार जमा होने लगे और फिर आया 1984 का बायो टेरर अटैक।
शीला पर आरोप लगा कि उसने सलाद बार में बैक्टीरिया मिलाकर 700 से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा घरेलू जैविक हमला था। इस घटना ने रजनीशपुरम को गिरा दिया। शीला गिरफ्तार हुई। ओशो ने उसे सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने भी विश्वासघात किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। FBI और सरकार ने कम्यून पर शिकंजा कस दिया। ओशो को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें अमेरिका छोड़ने पर मजबूर किया गया। वह देश दर देश भटकते रहे, किसी ने उन्हें जगह नहीं दी। आखिरकार वह भारत लौटे, पुणे आश्रम में फिर से बसे। रजनीशपुरम आज एक सुनसान खंडहर है, लेकिन उसके किस्से, उसकी चमक और उसके पीछे छिपी रहस्यमयी कहानी आज भी लोगों को खींचती है। ओशो एक गुरु थे, एक आंदोलन थे, एक रहस्य थे, जिन्हें जितना जानने की कोशिश करो वह उतना ही गहराते जाते हैं। अब बात करते हैं उनके रोल्स रॉयस की। तो मैं आपको बता दूं कि ओशो के पास एक समय में 93 रोल्स रॉयस थीं, और यह संख्या उस दौर में इतनी चौंकाने वाली थी कि दुनिया भर की मीडिया की नजरें उन्हीं पर टिक गई थीं। एक आध्यात्मिक गुरु जिसे कभी झोपड़ी में ध्यान करते देखा गया था, अब रेगिस्तान की सड़कों पर रोज नई रोल्स रॉयस में बैठकर निकलता था। यह सब ऐसे शुरू हुआ जब ओशो 1981 में भारत से अमेरिका गए और वहां उन्होंने ओरेगन में राजनीशपुरम नाम की एक विशाल कम्यून की स्थापना की। तब उनके अनुयायियों की संख्या और समर्पण दोनों चरम पर थे। अमेरिका, खासकर उनके अमीर अनुयायी, ओशो को रोल्स रॉयस कारें भेंट करने लगे। उनके भक्त इसे ओशो के लिए पूजा का एक तरीका मानते थे। जैसे कोई अपने भगवान को सोने का मुकुट पहनाता है, वैसे ही उन्होंने ओशो को लग्जरी कारों की कतार दी। हर दिन ओशो एक अलग रोल्स रॉयस में बैठते और कम्यून के भीतर घूमते थे। यह दृश्य खुद में एक प्रदर्शन था, ध्यान, भौतिकता और समर्पण का एक अनोखा मिश्रण। जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी रोल्स रॉयस क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा, मेरे अनुयायी मुझे रोल्स रॉयस देना चाहते हैं, मैं मना क्यों करूं? ओशो कहा करते थे, ध्यान का मतलब है हर स्थिति में जागरूक रहना, चाहे रोल्स रॉयस में हो या झोपड़ी में। लेकिन उनके अमेरिका छोड़ने के बाद इन कारों का भविष्य वैसा नहीं रहा जैसा उनका अतीत था। कुछ रोल्स रॉयस कारें अमेरिकी सरकार ने जब्त कर लीं। कई कारें रजनीश कम्यून के खर्चों को चुकाने के लिए बेच दी गईं। कुछ को नीलामी में सस्ते दामों पर खरीद लिया गया। वह लंबी चमचमाती कतार, जो कभी ओशो की मौजूदगी की प्रतीक थी, धीरे धीरे गायब होती चली गई। राजनीशपुरम भी ओशो के साथ ही बिखर गया। जो शहर एक आध्यात्मिक प्रयोग था, वह अब खंडहर बन गया। कम्यून के सदस्य लौटने लगे, इमारतें वीरान होने लगीं, और वो जगह जो कभी नई चेतना का सपना थी, अब सिर्फ इतिहास बन गई। कुछ सालों बाद उस जमीन को एक क्रिश्चियन युवा शिविर में बदल दिया गया, जिसका सत्य ओशो के दर्शन से ठीक उलट था। ओशो गए, रोल्स रॉयस बिखर गई, और राजनीशपुरम इतिहास के पन्नों में एक विस्मयकारी अध्याय बनकर रह गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ओशो और रजनीशपुरम की। एक सपना जो सच भी था और विवादों से घिरा भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।